हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम। चलिए फेयोल के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरा लेक्चर है फेयोल, हेनरी फेयोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं उनकी सीरीज़ में। तो गैंग प्लैंक करके एक कंसेप्ट दिया था हेनरी फेयोल ने। पिछले लेक्चर में हमने स्केलर चेन के बारे में डिस्कस किया था कि स्केलर चेन क्या होती है। स्केलर चेन का मतलब है कि मान लीजिए कि अलग अलग हायरार्की लेवल पे अगर 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ये मान जूनियर लेवल पे है, ये उससे सीनियर, ये उससे सीनियर, तो स्केलर चेन में मैंने बताया था कि डायरेक्टली ये वाला एम्प्लॉय इससे बात नहीं करेगा। अगर कोई बात करनी है तो इससे पहले बात होगी, फिर ये वाला इसके साथ बात करेगा अपने सीनियर से। हर एम्प्लॉय अपने इमीडिएट सीनियर को रिपोर्ट करेगा और उसका जो सीनियर है वो अपने इमीडिएट सीनियर को रिपोर्ट करेगा। ये है स्केलर चेन। लेकिन कई बार इसमें समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जितना लंबा चेन होगा, ये पहले इससे बात करेगा, ये फिर इससे बात करेगा, तो काफ़ी लंबा समय जा सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उसके कंटेक्स्ट में उस समस्या से निपटने के लिए फेयोल ने एक कंसेप्ट दिया था गैंग प्लैंक का। अब ये गैंग प्लैंक क्या है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फेयोल ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एम्फसाइज किया था कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हर एम्प्लॉयज़ को उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हायरार्की और फॉर्मलिज्म का लिमिटेशन भी फेयोल जानते थे कि ये जो हायरार्की और फॉर्मलिज्म है वो लिमिटेड है, उसमें कई बार समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस वजह से उन्होंने गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया था। गैंग प्लैंक का मतलब है लेवल जंपिंग, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक सीनियर लेवल पे एक ऑफिसर है। चलिए इस डायग्राम को ध्यान देते हैं। इस डायग्राम पे ध्यान देंगे तो मान लीजिए कि सी है, सी के ऊपर बी बैठा है, सबसे ऊपर ए बैठा है, फिर बी और डी सेम लेवल पर है और सी और ई सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग हों। तो अगर मान लीजिए कि सी को ई से बात करनी है, ठीक है, अगर सी को ई के साथ कोई भी चीज़ बात करनी है, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, तो अगर हम स्केलर चेन से जाएंगे तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस होगा। सी पहले बी से बात करेगा, बी अपने बॉस ए से बात करेगा, फिर ए क्या करेगा कि अपने जो जूनियर है डी से बात करेगा, फिर डी अपने ई से बात करेगा, फिर यही सेम प्रोसेस, फिर ये ई डी को बताएगा, फिर ये पूरा प्रोसेस ऐसे लंबा चल के फिर सी के पास पहुँचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है। पहले तो यहाँ से ये कोई बात अगर सी को ई से करनी है तो यहाँ से ऐसे गया, फिर ई ने उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर वो ऐसे होते हुए ए से और बी से होते हुए सी के पास आया। तो इसमें काफ़ी लंबा समय जा सकता है। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो हैम्पर हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में फेयोल कहते हैं कि गैंग प्लैंक के कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे कि सी जो है अपने इमीडिएट सीनियर से यानी कि बी से बात करेगा, ठीक है, बी को बता के, ठीक है, अपने इमीडिएट सीनियर बी को बता के वो डायरेक्टली ई से बात कर लेगा और ई भी अपने इमीडिएट सीनियर डी को बता देगा कि भाई मेरी बात सी से चल रही है। समझ आ रही बात? तो डायरेक्टली इस हिसाब से, इस तरीके से सी ई को ई के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बिना इस लंबे प्रोसेस को फॉलो किए हुए। डायरेक्टली उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सकता है। इस लेवल जंपिंग को गैंग प्लैंक का नाम दिया गया है। हाँ, हालांकि इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि अपने इमीडिएट सीनियर्स को बताना ज़रूरी है कि भाई हम दोनों आपस में कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं या हम दोनों आपस में कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी डायरेक्टली ई से बात कर ले या ई के साथ अपनी टीम बना के अपना कोई काम शुरू कर दे। अपने इमीडिएट सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए दोनों सी और ई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फेयोल कहते हैं इट इज एन एरर टू डिपार्ट नीडलेसली फ्रॉम द लाइन ऑफ अथॉरिटी, बट इट इज इवन ग्रेटर वन टू कीप इट व्हेन डेट्रीमेंटल टू द बिजनेस, ठीक है। कहते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा हर एम्प्लॉय को लाइन ऑफ कमांड जो है, जो चेन ऑफ कमांड है, जिसको स्केलर चेन कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो गैंग प्लैंक का यानी कि लेवल जंपिंग का इस्तेमाल एम्प्लॉय कर सकता है ताकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, फास्टर कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है।
ये हो गया गैंग प्लैंक। अब देखते हैं कुछ एनालिसिस देख लेते हैं फेयोल का। तो फेयोल के की जो थियरीज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया है बाकी के थिंकर्स ने, क्योंकि थिंकर्स का काम ही है एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे के काम में मीन मेक निकालना। तो फेयोल कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, फेयोल का क्रिटिसिज्म है कि ही सॉ द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, जो इंसान होता है, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी क्या थिंकिंग है, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया फेयोल ने। जैसा कि हमने जब टेलर का क्रिटिसिज्म देखा था, तो उसमें भी सेम चीज़ आती है। ये क्लासिकल थिंकर्स हैं और इसी वजह से इनको मैकेनिस्टिक थियरी भी कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन के मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को ही ध्यान में रखा। ठीक है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ के इमोशंस, उनकी थिंकिंग, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, उनका मोटिवेशन, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं किया। ठीक है, तो फेयोल इग्नोर्ड सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर पहला है, फिर ये हो गया। फिर दूसरा है मैनेजरियल बायस्ड। उनका जो मेजर फोकस था फेयोल का, मैनेजर्स के ऊपर ज़्यादा था, वर्कर्स के ऊपर कोई भी ज़्यादा फोकस नहीं था। जो भी थियरीज फेयोल ने दी है वो मैनेजर्स को ध्यान में रख के दी है कि मैनेजर्स को किस तरीके का होना चाहिए, मैनेजर्स के क्या व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। ही इग्नोर्ड वर्कर्स। वर्कर का व्यू पॉइंट क्या होगा, वर्कर्स किस तरीके से काम करें, वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करें, ये सारी चीज़ें फेयोल ने नहीं दी है। फिर अगला पॉइंट है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि ही ओवरलुक्ड ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ थिंकर्स कहते हैं कि फेयोल की जो थियरी है काफ़ी वेग है। ठीक है, जैसे कि वो बाकी के थिंकर्स कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट टेल हाउ द टास्क शुड बी डिवाइडेड। फेयोल कहते तो हैं कि वर्क शुड बी डिवाइडेड, देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क, लेकिन किस बेसिस पे काम को डिवाइड करना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें काम को डिवाइड करना चाहिए, ये फेयोल नहीं बताते। जो कि बहुत ऑब्वियस है, सबको पता है कि भाई कि काम डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक घर बनाना है तो ईंट लगाने वाला काम अलग होता है, फिर जो उसमें अगर खुदाई का कुछ काम है तो वो काम अलग वर्कर करता है। हर वर्कर अपना अपना काम करता है अपने अपने हिसाब से। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। तो सेम ऑब्वियस चीज़ को यहाँ पर फेयोल ने भी बोला कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क, लेकिन किस हिसाब से डिवीजन करें, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि, और फेयोल ये भी कहते हैं कि ओवर डिवीजन नहीं कर देना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था 14 प्रिंसिपल में कि वर्क शुड नॉट बी ओवर डिवाइडेड, नहीं तो इनएफिशिएंसी आ जाती है। कहना तो आसान है कि इट शुड नॉट बी ओवर डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड, लेकिन किस बेसिस पे डिवाइड करें ये फेयोल नहीं कहते हैं, इसलिए उनकी थियरीज को वेग माना गया है। ठीक है, अगर हर्बर्ट साइमन करके एक दूसरे थिंकर थे, उनके व्यू पॉइंट को देखें तो वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी बहुत ही सुपरफिशियल है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है और लैक ऑफ रियलिज्म है, सच्चाई से काफ़ी दूर है। ठीक है, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड और डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसको समझ में आ रहा है ये कैसे? यूनिटी ऑफ कमांड तो ये कहता है कि एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय का, एक जूनियर का एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन ये एम्प्लॉय हो सकता है कि मान लीजिए कि फाइनेंस का काम भी देखता हो, अकाउंटिंग में भी इसको कुछ काम पड़ता हो सकता है इसका टेक्निकल भी काम पड़ता हो। अगर सारे काम के लिए अगर वो एक ही अपने बॉस से कंसल्ट करेगा तो फिर स्पेशलाइजेशन की बात कहाँ से आएगी? जैसा कि टेलर कहते हैं कि हर काम के लिए अलग अलग बॉस होना चाहिए। 8 अलग अलग सुपरवाइजर्स की बात टेलर ने कही थी। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप। लेकिन यहाँ पर भले ही फेयोल कहते हैं कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क, देयर शुड बी स्पेशलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, दे कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि जो ये एम्प्लॉय है, इसका जो यहाँ पर बॉस बैठा हुआ है, वो हर चीज़ जानता हो। ठीक है,
वो उसको अकाउंटिंग के बारे में पता है, उसको इंजीनियरिंग के बारे में पता है, उसको क्वालिटी के बारे में पता है, उसको सारी चीज़ें पता है, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ गलत हो जाती है। फिर अगर यूनिटी ऑफ कमांड को अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से कहा गया है कि जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं स्टेबल इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं और रूटीन वर्क प्रोसेस अगर हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो रूटीन काम करती है, मान लीजिए कि मास प्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, तो वहाँ पर ही फेयोल के सिद्धांत, जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं, दे आर एप्लीकेबल। It's not applicable in a dynamic environment, it is not applicable in a organization जो ऐसा कोई रूटीन काम नहीं करती हो। समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की कंपनी है, ठीक है, एक तो हो, मान लीजिए कि दो तरीके की कंपनियों को हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि एक कोई कंपनी ऐसी हो जो माचिस की डिब्बिया बनाती हो, ठीक है, माचिस की डिब्बिया बनाने वाली कंपनी है। तो अब सोचिए कि 50 साल से वो कंपनी, वो जो फैक्ट्री है, वो माचिस की डिब्बिया ही बना रही है। तो यहाँ पर फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सही तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन की, और सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फिर स्केलर चेन की बात की जाती है कि देश की अथॉरिटी और चेन ऑफ कमांड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, तो वहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डायनामिक इन्वायरमेंट है और रूटीन काम नहीं है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप सेंट्रलाइज करते हैं अथॉरिटी को, ठीक है, और वहाँ पर अगर मान लीजिए कि चेन ऑफ कमांड हो, तो ये काम कैसे करेगा आप सोचिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ अचानक से डेवलप होती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी काम है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ये उसका बॉस है, ये इसका बॉस है, ठीक है, अब कोई भी अगर बीच में काम आ गया, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, अगर वो डायरेक्ट इससे बात नहीं कर सकता है, ये पहले इससे बात करेगा, फिर यहाँ से ये बात जाएगी, तो इसमें समय लगता है। तो अगर बहुत ही कोई रूटीन काम नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग काम कोई है और स्टेबल या बहुत ही डायनामिक काम है, माफ़ कीजिएगा, कोई बहुत डायनामिक काम है, तो इस तरीके के कामों में फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके जो भी थियरीज़ हैं वो माइनिंग इंडस्ट्री में, चूँकि वो माइनिंग इंजीनियर थे, तो माइनिंग इंडस्ट्री में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसी को उन्होंने प्रिंसिपल का रूप दे दिया है। लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ें काम कर सकती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में भी काम करे। ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री में भी काम करे, ज़रूरी तो है नहीं। ज़रूरी तो है नहीं कि वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करे वो प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो रिसर्च था वो बहुत ही ब्रॉड नहीं था, वो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में उन्होंने रिसर्च नहीं किया, सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री में जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उसी को उन्होंने बेसिस मानते हुए अपनी इन सारे प्रिंसिपल्स को लिखा है। इस वजह से कहा गया है कि ही लैक एम्पिरिकल बेस। एम्पिरिकल का बेस का मतलब है रिसर्च, ग्रास रूट लेवल पे रिसर्च उन्होंने नहीं किया। ठीक है, और इस वजह से उनकी जो थियरी है, उसका जो सैंपल है, उनका जो रिसर्च है वो बहुत ही नैरो है। ठीक है, फिर एक और थिंकर हैं पीटर ड्रकर करके, वो कहते हैं कि वर्स्ट मिस्टेक डन बाय फेयोल वाज मैकेनिस्टिक मॉडल, इम्पोजिंग अ मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ एन आइडियल एंड यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लिविंग बिजनेस। ठीक है, उन्होंने मैकेनिकल अप्रोच अपनाया। ऑर्गेनाइजेशन में लोग रहते हैं, जीते जागते सांस लेते जिंदा लोग, जिनके अंदर भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो उन भावनाओं को उन्होंने, फेयोल ने नज़रअंदाज किया। उन भावनाओं को फेयोल ने नज़रअंदाज किया, उनकी कदर नहीं की, उसको कंसिडर नहीं किया कि भाई किस तरीके से करना है, इंसान को कैसे मोटिवेट करना है। उनका सीधा था कि सैलरी दो, पैसा दो, फिर सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके से होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों पर फेयोल ने बात की। वो उन्होंने ये बात नहीं की कि भाई किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको काम के प्रति और ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसको कैसे निपटा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में फेयोल ने बात नहीं की। ठीक है, इसीलिए कहा गया है
कि ही imposed a mechanistic model of an ideal and universal organization on a living business. लिविंग बिजनेस मतलब कि लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो उस बिजनेस में काम करते हैं. फिर यूनिटी ऑफ कमांड वॉज क्रिटिसाइज बाई गुलिक एंड उर्विक. ठीक है, उन्होंने गुलिक और उर्विक करके एक दूसरे थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड तो ये कहता है कि मान लीजिए कि ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, इसका मान लीजिए कि ये बॉस है. ठीक है, इसका ये बॉस है. तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कौन करेगा, जो सबसे सुपीरियर बॉस होगा. ठीक है, क्योंकि ये समस्या लेके इसके पास जाएंगे, ये उस समस्या को लेके इसके पास जाएंगे. तो कहने का मतलब है जो कि सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ऊपर बंदा बैठा होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की समस्याओं को सॉल्व कर रहा होगा. ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो यही ले रहा है. ठीक है, कोई भी किसी के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इसकी है. तो ऐसा क्या होगा कि ये जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड उसके ऊपर बढ़ जाएगा. ठीक है, और जब उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डिसयूनिटी, हार्मनी, लेस हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी. तो देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड की बात कही थी ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ठीक है, क्योंकि एक इंसान का एक ही बॉस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था. लेकिन गुलिक और उर्विक कहते हैं इससे यूनिटी ऑफ कमांड से ही ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि हार्मनी और डिसहार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन खड़ी हो जाए, क्योंकि वर्कलोड जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ जाए कि वो सारी कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से रिजॉल्व ना कर पाए. ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फेयोल के बारे में. तो ये हो गया, अभी तक हमने उनका क्रिटिसिज्म देखा था. तो एक और ख़ास बात है, हिज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. ठीक है, फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब है फेयोल ये कहते हैं कि जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है, जो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, फेयोल ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 14 के 14 प्रिंसिपल किसी भी हर ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से इम्प्लीमेंटेबल हों. ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से ही एप्लीकेबल हो. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वो 14 के 14 प्रिंसिपल हम चिपका दें. ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी में स्केलर चेन की आवश्यकता नहीं है तो हम स्केलर चेन को भी हम कम कर सकते हैं. हो सकता है कि वहाँ पे फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकें कि सब लोग आपस में डायरेक्टली बात कर रहे हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि हायरार्की को ही यूज़ करते हुए ही हमें बात करनी चाहिए या कम्युनिकेशन करना चाहिए. इस वजह से उनके 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल कहा गया है. ठीक है, कि अपने हर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स से सीख लेनी चाहिए. ठीक है, फिर फेयोल ने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की बात कही थी, ये भी ध्यान रखिएगा. उन्होंने कहा था सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर अगर उनके सुपीरियर का ट्रस्ट है तो अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज भी किया जा सकता है. ठीक है, फिर उनके हिसाब से, फेयोल के हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेम है और जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से एप्लीकेबल हैं. फिर उन्होंने बैलेंस इन स्पेशलाइजेशन की भी बात कही थी. बैलेंस इन स्पेशलाइजेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस्ड डिवीजन ऑफ वर्क. नहीं तो इससे ओवरलैपिंग और कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, फिर फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के ट्रेनिंग के बारे में बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को सही तरीके से ट्रेन करना चाहिए ताकि उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल डेवलप हो सके, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके.
ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। टेलर और फेयोल के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो टेलर और फेयोल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैकेनिकल साइड, दोनों ने ही मैकेनिकल साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। दोनों ने ही ह्यूमन साइड जो है, जो इमोशनल साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंसान की फीलिंग्स हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। दोनों का मानना था कि पैसे से मोटिवेशन आता है। ठीक है, दोनों का ही मानना है कि पैसे से मोटिवेशन आता है। दोनों ने बाकी मोटिवेशन के जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं किया। ठीक है, उनका सिंपल मानना था कि पैसे से मोटिवेशन आता है, सिर्फ मोनिस्टिक मॉडल ऑफ मोटिवेशन जिसको कहा जाता है। फिर तीनों ही जो दोनों ही थे वो प्रिस्क्रिप्टिव नेचर है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब होता है प्रिस्क्राइब किया कि भाई ये चीज़ें ले लो और चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है दवाई, ठीक है, कि अगर तुम बीमार हो तो ये रही दवाई, मेरा प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाइयाँ खा लेना शांति से, ठीक है, और तुम सही हो जाओगे। वैसे ही दोनों ही थिंकर्स प्रिस्क्रिप्टिव हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ चीज़ें दी, सोल्यूशन दिया कि अच्छा ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम है तो ये उपाय कर लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी सही हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बनाने वाले हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाइए तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से काम करेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव तरीका। ठीक है, आप किसी को वो दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो कि भाई इस तरीके से ही काम होना चाहिए, किसी को आप कमांड दे रहे हो। फिर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, दोनों ने ही अपने अनुभवों को साझा किया था अपने काम में। ठीक है, फिर दोनों ने ही स्पेशलाइजेशन की बात कही है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी फेयोल ने, और फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी टेलर ने। यानी कि दोनों ने ही स्पेशलाइजेशन की बात की थी। डिफरेंस क्या है कि फेयोल इज मोर फ्लेक्सिबल। टेलर ने तो सीधे सीधे कह दिया कि जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से एप्लीकेबल है। लेकिन फेयोल ने ये कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स हैं समान रूप से एप्लीकेबल नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत अलग अलग होती है। इस वजह से वो कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो टेलर की जो थियरी है ज़्यादा क्वांटिफाइबल है। क्वांटिफाइबल का मतलब है, जैसे टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडी की बात कही थी, टाइम एंड मोशन स्टडी की बात की थी। ठीक है, अगर हम टाइम एंड मोशन स्टडी को अगर हम कंपेयर करें फेयोल के, मान लीजिए कि फेयोल का जैसे प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल स्केलर चेन की बात करते हैं, स्केलर चेन की बात करते हैं, या अगर हम स्पिरिट डिकॉर्प की बात करते हैं, स्पिरिट डिकॉर्प्स की बात करते हैं, तो आप देखिए ये चीज़ों को आप कंपेयर मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत हो, स्पिरिट डिकॉर्प उनके बीच में दोस्ताना संबंध हो। दिस इज़ नॉट क्वांटिफाइबल। फेयोल के जो चीज़ें हैं, जो फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट क्वांटिफाइबल। लेकिन टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर जनरली क्वांटिफाइबल। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी ये क्वांटिफाई कर सकते हैं, भाई इस काम को करने में इतना समय लगेगा, इस काम में ये चीज़ें मोशंस इन्वॉल्व हैं। फिर देखें तो फेयोल का जो अप्रोच है ज़्यादा जनरल है, टेलर का जो अप्रोच है ज़्यादा स्पेसिफिक है, फेयोल का जो अप्रोच है ज़्यादा जनरल है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो फेयोल का फोकस था मैनेजर्स के ऊपर था, मैनेजरियल फोकस था। इस वजह से फेयोल ने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की, 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स की बात की। ये सारे मैनेजरियल अप्रोच है, मैनेजर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए, मैनेजर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैनेजर्स को इस तरीके से बात करनी चाहिए, मैनेजर के ये ट्रेड्स होते हैं, मैनेजर्स की ये क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में फेयोल ने बात की थी। लेकिन टेलर का जो फोकस था वो वर्कर के ऊपर था। ठीक है, और शॉप फ्लोर लेवल पे,
तो फेयोल का जो फोकस था वो हायर लेवल पे था, मैनेजरियल लेवल पे था। टेलर का जो फोकस था वो शॉप फ्लोर लेवल, यानी कि जहाँ पर वर्कर काम करते हैं उसके ऊपर फोकस था कि किस तरीके से वर्कर की एफिशिएंसी को हम बेहतर कर सकते हैं। दोनों का जो मकसद था ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना था, लेकिन टेलर का जो फोकस था, जो तरीका था, वो वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। पर फेयोल का जो फोकस था वो मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। समझ में आ रही बात? तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। फिर फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड पे फोकस किया है कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, लेकिन टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन और यूनिटी ऑफ कमांड दे आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। ठीक है, तो हालांकि फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड और स्पेशलाइजेशन दोनों की बात कही है, लेकिन उनका जो मेजर फोकस है वो यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर ही है। लेकिन टेलर एकदम ही यूनिटी ऑफ कमांड के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड इज़ नॉट वारंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड ऑफ दैट देयर शुड बी अ फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि एक स्पेशलिस्ट आदमी ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, और एक वर्कर को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अपने सुपीरियर को, ठीक है, जैसे जिस भी सेक्शन का काम है उस सेक्शन के सुपीरियर को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर उसमें क्वालिटी नहीं आ रही तो क्वालिटी वाले सुपरवाइज़र से बात करेगा। अगर मशीन में कोई समस्या है तो मशीन वाले डिपार्टमेंट के सुपीरियर से बात करेगा। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये एक डिफरेंस था। फिर कुछ और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है। ठीक है, और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। ठीक है, इनको मॉडर्न मैनेजमेंट फादर कहा गया है, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया है। ठीक है, फिर कंसेप्ट में देखें तो इन्होंने जनरल थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया था, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी दी थी। इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया था, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। फिर इनका जो एम्फोसिस था, जैसा मैं बता चुका हूँ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे था, इनका जो एम्फोसिस था लो लेवल मैनेजमेंट यानी कि शॉप फ्लोर लेवल पे टेलर का फोकस था। अप्रोच भी बता चुका हूँ कि इनका अप्रोच मैनेजरियल अप्रोच था और इनका जो अप्रोच था वो इंजीनियरिंग का अप्रोच था। इंजीनियरिंग, किस तरीके से हम वर्क स्टेशन को इम्प्रूव करें, किस तरीके से हम काम करने के तरीके को इम्प्रूव करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात टेलर ने कही थी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हेनरी फेयोल। होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो इसको देखते रहिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर यू कैन आस्क, विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दोज टॉपिक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन और ये सब की प्रैक्टिस भी हम समय समय पे करते रहेंगे। अभी मेरा अप्रोच मैं ये चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाए, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में वो किसी एक थिंकर को लेके नहीं पूछे जाते हैं, वो एक थिंकर को दूसरे थिंकर के साथ कंपेयर करके पूछे जाते हैं। तो जब कुछ थिंकर्स मैं एक बार पढ़ा दूंगा, जब स्थिति बेहतर क्लियर हो जाएगी तो हम क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या हो तो जैसा कि मैंने कहा है कि ज़रूर पूछिएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।